This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक अदर ऑफिसर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने कल के लेक्चर में चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कशन की थी, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा अदर ऑफिसर्स कौन से होते हैं कंपनी में। तो उसमें सबसे पहले जिस ऑफिसर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ लिस्टेड कंपनी। अब यहां से एक चीज तो वाज़ेह होगी कि ये जो चेयरमैन की रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इलेक्ट हो जाने के बाद 14 डेज के अंदर अंदर, यानी जिस डेट को डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ उस डेट से ऑनवर्ड्स 14 डेज के अंदर अंदर लिस्टेड कंपनी का जो बोर्ड है वो चेयरमैन अपॉइंट करेगा, लेकिन किन में से? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से किसी एक डायरेक्टर को। सो नेवर फॉरगेट के जो चेयरमैन है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से ही कोई होना चाहिए, ठीक है। तो एनईडीज में से, एनईडीज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से किसी एक को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा। कब और कैसे और कौन करेगा ये मैंने अभी आपको बता दिया। जी बताइए, पहला पॉइंट समझ आ गया? जरा साथ साथ बताते जाइए मुझे, कम ऑन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो चेयरमैन साहब हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि चेयरमैन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसको लीड करता है। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडरशिप ऑफ बोर्ड। एक बात, दूसरी बात ये है कि चेयरमैन इस बात को यकीनी बनाता है, इस बात को मेक श्योर करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में इफेक्टिव रोल प्ले करे, ठीक है। तो इस बात को चेयरमैन मेक श्योर करता है। और इसी तरह एक और पॉइंट है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है कंपनी की, इसके साथ ना एक रिव्यू रिपोर्ट भी होती है। वो रिव्यू रिपोर्ट बनाता है चेयरमैन। और ये रिव्यू रिपोर्ट होती किस चीज के बारे में? बोर्ड की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, और इस बारे में कि बोर्ड ने जो रोल प्ले किया है वो किस हद तक इफेक्टिव था कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो कंपनी के मकासद को अचीव करने के लिए बोर्ड ने जो रोल प्ले किया वो किस हद तक इफेक्टिव था, किस हद तक मौसर था, ये और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में ये रिव्यू रिपोर्ट बनाई जाती है। बनाता कौन है? चेयरमैन। और ये रिव्यू रिपोर्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही होती है। जी बता दीजिए, ये पॉइंट भी समझ आ गया? अच्छा, चेयरमैन का जो ओहदा है उसकी मुद्दत है 3 साल। तो 3 साल तक के लिए चेयरमैन अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, अनलेस के ये 3 साल मुद्दत पूरी होने से पहले ही रिजाइन कर जाएं, या चेयरमैन इन एलिजिबल हो जाए, या डिस्क्वालिफाइड हो जाए, या इसको इसके ओहदे से रिमूव कर दिया जाए डायरेक्टर्स की जानिब से, ठीक है। तो अगर तो डायरेक्टर्स ने इसे रिमूव नहीं किया इसके ओहदे से, या डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ चेयरमैन, या इन एलिजिबल नहीं हो गया, ठीक है, या इसने रिजाइन नहीं कर दिया, तो फिर इसके ओहदे की मुद्दत 3 साल है। ये 3 साल पूरे करेगा। और 3 साल पूरे होने से पहले इनमें से भी कोई वाकया रूनुमा हो सकता है जो भी मैंने बताया, रिजाइन वाला, इनएलिजिबल वाला, डिस्क्वालिफाइड वाला, रिमूवल वाला। अच्छा, इसके बाद है
कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि वो क्लियरली बताए, डिफाइन करे कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव इन दोनों ऑफिसर्स के क्या रोल्स हैं और क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। चेयरमैन का क्या रोल होगा कंपनी में, चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होगा और इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो ये डिफाइन करना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। इसी तरह जो एससीसीपी है, कमीशन, कमीशन भी कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी को स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके लिए चेयरमैन का ओहदा और चीफ एग्जीक्यूटिव का जो ओहदा है ये एक बंदे के पास नहीं होगा। तो कमीशन ये स्पेसिफाई करेगा कि जनाब इन कंपनीज के लिए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव दो मुख्तलिफ अफराद होने चाहिए, ये दो ओहदे एक बंदे के पास नहीं हो सकते। इसका मतलब है जिन कंपनीज को या क्लासेस ऑफ कंपनीज को कमीशन ने स्पेसिफाई कर दिया वहां पे तो फिर ये दो जो ऑफिसेज हैं ये दो अफराद के पास होंगे, एक इंडिविजुअल के पास नहीं होंगे। उन कंपनीज को छोड़ के बाकी जो भी कंपनीज हैं उनमें फिर ये जो डेजिग्नेशन है, जो ऑफिस है, ये एक ही बंदे के पास हो सकते हैं, चेयरमैन का भी और चीफ एग्जीक्यूटिव का भी। चलें जी, इतनी डिस्कशन करने के बाद अब जरा पास पेपर का सवाल डिस्कस करते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 पास पेपर का सवाल कहते हैं फॉलोइंग इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फैसल लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसील कुछ इस तरह है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पे कौन कौन है, खालिद है, दाऊद है और रहमत है। अच्छा, जो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो भी तीन हैं, सलमान, आरिफ और अशरफ। जबकि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे वो हैं फसीह, जो कि कंपनी का सीईओ भी है, और काशिफ, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस है। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज which of the above directors are eligible to be appointed as chairman of the board. Also state the time frame for his appointment, duration of office and his responsibilities. ये है जी रिक्वायरमेंट। तो पहले हमें बताना है कि ये जो ऊपर डायरेक्टर्स के नेम्स दिए गए हैं इनमें से कौन है जो एलिजिबल है ये चेयरमैन बनने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर आल्सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब ये बात चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। ठीक है, और हमने आज ही पढ़ा चेयरमैन के बारे में कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से ही किसी को चेयरमैन ऑफ बोर्ड बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले के मुताबिक कि जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो तीन हैं, सलमान, आरिफ, अशरफ, ये तो एलिजिबल है ही हैं, लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी नॉन एग्जीक्यूटिव ही कंसिडर होते हैं, तो इसका मतलब है सलमान, आरिफ, अशरफ, खालिद, दाऊद और रहमत, इन 6 लोगों में से किसी को भी चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। अपॉइंट करना किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। ठीक है, लेकिन करना कितने दिनों के अंदर अंदर है? तो उसका टाइम पीरियड अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और फिर इसके ओहदे की मुद्दत कितनी है? 3 years। ओके हो गया जी। अनलेस के 3 साल से पहले चेयरमैन रिजाइन कर जाए या इनएलिजिबल हो जाए या डिस्क्वालिफाइड हो जाए तो अलग बात है, या इसको डायरेक्टर्स रिमूव कर देते वो अलग बात है, वरना ओहदे की मुद्दत 3 साल है। और जहां तक ताल्लुक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का चेयरमैन की, तो वो भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तफसील से बता दिया आपको कि इसका क्या काम है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखिए वही वाला सारा पैराग्राफ यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया गया है। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं जी। एक और ऑफिसर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्टेड कंपनी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी में एक तो हमने पढ़ा कि
चेयरमैन होता है, ठीक है। अब हम और देखते हैं जी, कंपनी में और कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। तो अब पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव सेक्रेटरी। यहाँ पे आप चेक करें, लिस्टेड का वर्ड नहीं लिखा हुआ, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी। मतलब इसमें दोनों आ जाएंगी, पब्लिक लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। तो पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का होना भी जरूरी है, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, एक मर्तबा तो पढ़ के या सुन के यूं लगता है कि जैसे बस ये कोई ऐसे ही सा बंदा होगा, क्योंकि वर्ड सेक्रेटरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई असिस्टेंट टाइप, कोई सेक्रेटरी टाइप, बस है कोई। लेकिन आपको बात बताऊं कि ये कंपनी में एक बहुत अहम ऑफिसर होता है, जिसके जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी अहम होती हैं। तो सिर्फ लफ्ज पे ना जाइएगा, जो इसका रोल डिफाइन किया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के अंदर। सो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताने के लिए कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं कॉर्पोरेट लॉज की, इनको कंप्लाई करना है, ठीक है। ना सिर्फ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करता रहता है कि जी हमने फुला फुला कॉर्पोरेट लॉ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, बल्कि जितने भी रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी कंपनी सेक्रेटरी की भी है। अब आप सोचेंगे ये रिकॉर्ड्स कौन से वाले, रजिस्टर्स कौन से वाले, तो आगे आइंदा आने वाले चैप्टर्स में इनके बारे में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वैसे सिंपली अगर आपको बताऊं ब्रीफली, तो रिकॉर्ड्स मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स हैं, जनरल मीटिंग्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं, जो आगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी कंपनी सेक्रेटरी की है। और अगर एक दो पॉइंट्स में आपको वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बताऊं, ताकि आपको जरा क्लैरिटी हो जाए कि ये किस किस्म का ऑफिसर है, इसके और काम कौन से हैं, तो उसमें एक बड़ा अहम काम इसका है कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनके नोटिसेस की जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। इवन मीटिंग में जो मिनट्स प्रिपेयर होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी सेक्रेटरी की होती है, ठीक है। और भी बेशुमार काम है, लेकिन जो कि बाकी यहाँ पे लिखे नहीं हुए, लिहाजा यही आपने याद करने जो यहाँ पे मौजूद हैं। बस एक तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बस इजाफी बताए हैं। अच्छा, अब पब्लिक कंपनी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी, लेकिन किस बंदे को एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा, तो कहते हैं वो पर्सन के जो क्वालिफाइड हो। कितनी क्वालिफिकेशन? वो क्वालिफिकेशन जो कमीशन स्पेसिफाई करेगा। तो कमीशन ने स्पेसिफाई करना होता है कि कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो बंदा उस क्वालिफिकेशन का हामिल होगा वही कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे कंपनी में अपॉइंट किया जा सकता है। लाइक आमतौर पे कहते हैं जी एमबीए हो या एमकॉम हो या लॉ ग्रेजुएट हो या उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, ठीक है। तो कमीशन आमतौर पे इस किस्म की क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई करता है। अच्छा, ये हमने डिस्कशन कर ली सारी की सारी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक ये डेफिनेशन गिवन है। अगरचे हमने पहले ही कंपनी सेक्रेटरी का सारा मफहूम पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे अब इसे डिफाइन भी कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। सो कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी से मुराद वो इंडिविजुअल है कि जो सेक्रेटेरियल किस्म की और ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, एंड अदर ड्यूटीज जो कि कस्टमरली मतलब जनरली कंपनी सेक्रेटरी परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये वही पर्सन हो सकता है कि जो ऐसी क्वालिफिकेशन का हामिल हो और इतना एक्सपीरियंस उसके पास हो एज मे बी स्पेसिफाइड, मतलब जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कमीशन ने बताया हुआ हो, तो उसी क्वालिफिकेशन रखने वाले और उतना एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकेगा।
जी जनाब, अब आपकी तरफ आता हूं, बता दीजिए कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जो डिस्कशन हमने की है समझ आ गई है? ओके, क्लियर है जी, चलें बहुत अच्छा। और आप लोगों के बताने का भी शुक्रिया, जो जो बता रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे साथ हैं क्लास में, और जो नहीं रिस्पॉन्ड करता इसका मतलब ये है कि वो क्लास में नहीं है फिर। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। और अगर क्लास में होने के बावजूद उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो फिर यही होगी ना, तो इसलिए बता दिया करें। नहीं जनाब, अली ताहिर भाई आपका भी सवाल आया है कि क्या ये भी डायरेक्टर्स में से होगा? नहीं जनाब, ये एम्प्लॉय होता है कंपनी का। ठीक है, वो चीफ एग्जेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर को चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट किया जाता है। कंपनी सेक्रेटरी जो उसके बारे में ये रूल नहीं है। ठीक है, ये अभी अभी अगर आपने गौर किया तो मैंने बताया था इसके क्वालिफिकेशन वगैरह, तो ये एम्प्लॉय होता है ये कंपनी का। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है लिस्टेड कंपनी टू हैव शेयर रजिस्ट्रार। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है वंस अगेन हेडिंग के अंदर कि कंपनी की टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी गई है, लिस्टेड कंपनीज का मतलब जो अब हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो अब हम रिक्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये किस कंपनी के लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए। तो लिस्टेड कंपनी के लिए एक और जरूरी है, वो है शेयर रजिस्ट्रार। तो अब कानून की रिक्वायरमेंट है कि लिस्टेड कंपनीज में एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट होना चाहिए। अच्छा, वैसे बाय द वे ये वर्ड रजिस्ट्रार नहीं लिखा हुआ सिर्फ, वो रजिस्ट्रार और था जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, वो तो सरकारी बंदा है ना। ये है शेयर रजिस्ट्रार, और इसकी अपॉइंटमेंट लिस्टेड कंपनीज में होना जरूरी है। अच्छा, काम क्या है? हमें तो गरज इससे है कि ये काम क्या करता है। तो जो शेयर रजिस्ट्रार है इसका काम होता है शेयर्स की ट्रांसफरिंग के काम को सुपरवाइज करना, शेयर्स के ट्रांसफर के अमल को सुपरवाइज करना, उसको ये मैनेज करता है। मतलब ये है कि अगर एक लिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डर शेयर्स किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो शेयर रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा। कंपनी को दरख्वास्त देने के बजाय शेयर रजिस्ट्रार को वो अप्लाई करेगा, जो कि शेयर्स की ट्रांसफरिंग के अमल को सुपरवाइज करना, ये इसका काम है, ये इसका इख्तियार है शेयर रजिस्ट्रार का। तो इसने क्या करना होता है? टू हैंडल द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। और इसी तरह ऑल अदर ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी एज एन इशूअर टुवर्ड्स शेयर होल्डर। सो बेसिकली ये आपने ज़हन में रखें, ये जो है ये काम। ठीक है। सो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं शेयर्स ट्रांसफर के लिए, तो वो शेयर रजिस्ट्रार के पास ही आती हैं, इसी को डायरेक्ट की जाती हैं बजाय कंपनी के। और शेयर रजिस्ट्रार को जो नाम है वो जनरल मीटिंग्स के नोटिस में भी मेंशन करना जरूरी होता है कि कंपनी ने फलां को अपना शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट किया हुआ है। जी बता दीजिए, बात समझ आ गई है? हेलो, शेयर रजिस्ट्रार के बारे में समझ आ गई है जी? जिस चीज को समझ आ गई है बस वो बताए, बाकी चाहे ना बताए। ठीक है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज की बात कोई बीच में आई है, तो इसमें आपको बता दूं, ये देखिए, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाके शेयर्स की सेलिंग बाइंग करना चाहते, ठीक है, शेयर्स ट्रांसफर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका अपना कोई दोस्त है मिसाल के तौर पर, उसको आप शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो शेयर्स ट्रांसफर की एप्लीकेशन फिर आप इसको फॉरवर्ड करेंगे, शेयर रजिस्ट्रार है। ठीक है जी, जिन्होंने क्वेश्चन किया था। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये देखें ना लफ्ज लिखा हुआ इंडिपेंडेंट है ये।
अच्छा, इसके बाद आते जाते जी, बार ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सोल परचेज सेल्स एजेंट। बार मतलब रिस्ट्रिक्शन। अब अगर एक कंपनी कोई परचेज एजेंट या सेल्स एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट करना चाहती है तो उसके बारे में क्या रूल्स हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो प्रोविजन है कि अगर कोई कंपनी, चाहे वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड हो, मतलब रजिस्टर्ड हो, या पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो किसी कंट्री में, उस वक्त तक ये सोल परचेज या सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक के कमीशन की अप्रूवल हासिल ना कर ली जाए। ठीक है, वो कंपनी के जो पाकिस्तान में बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। पॉइंट फिर सुन लीजिए, अगर एक कंपनी, चाहे वो कंपनी पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में इनकॉर्पोरेटेड है या पाकिस्तान में वो इनकॉर्पोरेटेड है, अगर वो कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस कैरी ऑन कर रही है और ये कंपनी कोई एजेंट अपना अपॉइंट करना चाह रही है यहाँ पाकिस्तान में, परचेज एजेंट, सेल्स एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, तो उसके लिए कमीशन की अप्रूवल जरूरी है। एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई कंपनीज एक्ट के तहत और पाकिस्तान में बिजनेस कैरी ऑन कर रही है और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी अपना कारोबार कर रही है। अच्छा, ये कंपनी अब अपॉइंट करना चाह रही है एक सोल परचेज एजेंट को। ठीक है, सो अभी जो हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी है तो उसके तहत फिर कमीशन से अप्रूवल जरूरी है इस सोल परचेज एजेंट की अपॉइंटमेंट के लिए। जी बताइए, पॉइंट और एग्जांपल समझ आ गई? हेलो। अच्छा, इसके बाद है इस रूल की एक्सेप्शन। क्या मतलब, किस सिचुएशन, किस केस में कमीशन से अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगी इस किस्म के एजेंट की अपॉइंटमेंट के लिए। तो कहते हैं अगर एक कंपनी पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, तो उसको रिक्वायर्ड नहीं है, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कमीशन की अप्रूवल हासिल करे, अनलेस कि उस कंपनी का जो मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस है वो पाकिस्तान में कंडक्ट किया जा रहा है। मतलब क्या, कि अगर एक कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उस कंपनी का बिजनेस दुनिया के कई मुल्कों में है और उसके साथ साथ उसका जो कारोबार है वो पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में अगर तो उसका कारोबार बहुत ही स्मॉल स्केल पे है, छोटे लेवल पे, ठीक है, तो इस सूरत में तो एजेंट अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन से अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर उस कंपनी का पाकिस्तान में कारोबार वसी पैमाने पे है, मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में है, तो फिर इस कंपनी को भी यहाँ अपना एजेंट अपॉइंट करने के लिए कमीशन से अप्रूवल जरूरी होगी। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लें। एक कंपनी जो है वो यूएसए के लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई और वो दुनिया के 12 मुख्तलिफ मुल्कों में कारोबार कर रही है और सम बिजनेस उसका पाकिस्तान में भी है। ये जरा लफ्ज देखिए आप, सम बिजनेस मतलब थोड़ा सा बिजनेस, स्मॉल स्केल पे उसका कारोबार पाकिस्तान में भी है। सो अगर ये कंपनी सोल सेल एजेंट पाकिस्तान में अपॉइंट करना चाह रही है तो इसे कोई जरूरत नहीं है कि ये कमीशन से अप्रूवल हासिल करे उस एजेंट के अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन इसके बरक्स ये एग्जांपल देखें आप, एग्जांपल नंबर 3, कि एक कंपनी जो यूएसए की रजिस्टर्ड है और दुनिया के 3 मुख्तलिफ मुल्कों में उसका कारोबार है, इंक्लूडिंग मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। अगर ये कंपनी पाकिस्तान में अपना डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट करना चाहती है, सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, तो इस कंपनी के लिए फिर जरूरी होगा कि ये इस एजेंट की अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन से अप्रूवल हासिल करे। जी बता दीजिए, समझ आ गया?
ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है अदर ऑफिसर्स वाला, जो यहाँ पे खत्म हो गया। और अब आज का होमवर्क आपका जो है वो ये एमसीक्यूज है। ठीक है, लेसन याद करना है, और कुछ पूछना हो तो फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। एमसीक्यूज सॉल्व करें, कहीं पे कोई पूछना हो, कंफ्यूजन हो, कुछ वजाहत, एक्सप्लेनेशन, कुछ भी, तो फिर आपको पता है आप लोग मुझसे पूछ लेते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। ओके जी। सर ये सर ये एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव में क्या